नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 दिवसीय दौरा दिल्ली का। बता दें, दिल्ली दौरे पर कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। सभी के साथ राज्य के तमाम मुद्दों पर सीएम ने चर्चा की है। तो इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे रहे जब चर्चा की है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। तो काफी खास ये दौरा। इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास को लेकर चिंतित है सीएम त्रिवेंद्र, उसी को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात कर चर्चा की है। तो 3 दिवसीय दौरा, आज अंतिम दिन था उनके दौरे का। और दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज जो आखिरी दिन था उनके दौरे का, आज गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मिले। बता दें, सीएम ने कुंभ और चमोली आपदा को लेकर जानकारी दी। वहीं आपको ये भी बता दें, गृह मंत्री से निगरानी के लिए बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर की मांग की है। कुंभ के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की सीएम त्रिवेंद्र ने मांग की। तो कुंभ में पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती की सीएम त्रिवेंद्र ने मांग की है। 3 दिवसीय दौरा, आखिरी दिन आज इस दौरे का, और इस दिन काफी अहम फैसले लेने की उम्मीद। और आपको साथ ही ये बता दें, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। बता दें, उत्तराखंड में चमोली आपदा को लेकर उन्होंने जानकारी दी और साथ ही कुंभ की तैयारी को लेकर भी। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है। जिस तरीके से कुंभ और चमोली आपदा को लेकर जानकारी दी, इसके अलावा गृह मंत्री से उन्होंने निगरानी के लिए बीएसएफ के एक हेलीकॉप्टर की मांग की है। कुंभ के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की सीएम त्रिवेंद्र ने मांग की है। वहीं आपको ये भी बता दें, कुंभ में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग सीएम त्रिवेंद्र ने की है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं सीएम त्रिवेंद्र। बता दें, बीजेपी अध्यक्ष से संगठन के मुद्दे पर सीएम ने चर्चा की है। मुलाकात के दौरान पार्टी को लेकर भी गहन चर्चा हुई है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी बातचीत की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब मुलाकात की तो खास जो फोकस रहा है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी रहा है। इसको लेकर चर्चा की गई है। और 3 दिवसीय दौरा बेहद खास। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेशनल हाईवे और ऑल वेदर रोड को लेकर चर्चा हुई। रुद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बता दें, हरिद्वार देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति जताई गई है। कई ऐसे प्रस्ताव थे जो सामने रखे गए। इस दौरान आपको बता दें, हरिद्वार देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या दूर करने पर इसको लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले हैं सीएम त्रिवेंद्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सिडकुल को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने रेलवे मंत्री से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर बातचीत की। राज्य में रेल कनेक्टिविटी के विकास के लिए सीएम ने आभार जताया। साथ ही आपको ये भी बता दें, रेल मंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दी है। तो राज्य में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रेलवे और रोपवे बनाने के लिए रेल मंत्रालय रिसर्च करेगा। और वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बता दें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर चर्चा की गई। लखवाड़ा परियोजना की प्रगति को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने चर्चा की है। तो गहन चर्चा हुई है। जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की गई। उस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खास मुद्दे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर की गई थी। लखवाड़ा परियोजना की प्रगति को लेकर भी सीएम त्रिवेंद्र ने चर्चा की। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मिले सीएम त्रिवेंद्र। बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उड़ान योजना के तहत देहरादून पिथौरागढ़ हिंडन मार्ग पर चर्चा की गई है। तो सहस्त्र धारा
चिन्याली सौड़ गौचर हवाई मार्ग के दोबारा टेंडर पर बातचीत हुई है। बता दें, जल जीवन मिशन के साथ सूबे के सभी शहरों को जोड़ने के मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई और चर्चा भी हुई। और दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सीएम त्रिवेंद्र ने मुलाकात की। राज्य में बीआरओ की तैनाती बढ़ाने को लेकर सीएम ने बात की है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए सीएम ने चर्चा की है। सीएम ने प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की जानकारी दी। रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने जोशीमठ में आपदा के बचाव कार्य को लेकर जानकारी दी। कानून एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से सीएम त्रिवेंद्र ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट से जुड़ेंगे राज्य के 12,000 गांव। इंटरनेट से जोड़ने की ये कवायद शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेट से जोड़े जाएंगे राज्य के 12,000 गांव। कानून एवं संचार मंत्री से सीएम त्रिवेंद्र ने मुलाकात की। खबर देहरादून से, जहां बजट सत्र को लेकर विधानसभा में बैठक हुई। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बजट सत्र में सुरक्षा को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। इस बैठक में मुख्य सचिव सहित पुलिस के कई अफसर भी शामिल हुए। 1 मार्च से चमोली जिले के गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा। तो बजट सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई। कई पुलिस अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और 1 मार्च से चमोली जिले के गैरसैंण में उत्तराखंड का ये बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करूँ तो हम लोग पूरी तरह से, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं 4 चौबंद है वहाँ पे, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे हमारे तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ भी बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि एक तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उसका RT-PCR टेस्ट हम लोग वहाँ करेंगे, और उसमें यदि कोई जिसको वैक्सीन लग गई हैं दोनों, और वो यदि अपने वैक्सीन लगी है उसकी यदि वो अपना प्रमाण देंगे तो उनको ही जाने दिया जाएगा। उसमें सभी के लिए सब लागू होगा। उसके लिए देहरादून के अंदर, विधान भवन के अंदर, श्रीनगर में जो रास्ते में है, और विधान परिसर में भी ये व्यवस्थाएं इस साइड में, और उधर कुमायूं की साइड में भी जो हमारे हेड क्वार्टर्स हैं जिले के, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो माननीय विधायकगण, अन्य लोग जब आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट होगा। इसके साथ साथ, जैसा चूँकि अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना का भी कार्यकाल ये चल ही रहा है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि हमारे उत्तराखंड यानी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत नियंत्रित है। अभी ये स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन तो भी हमें एहतियात बरतना है। हमारा ये तो बजट सत्र को लेकर ये बैठक हुई और 1 मार्च तारीख तय की गई है जब गैरसैंण में ये बजट सत्र शुरू होगा। और बता दें, बजट सत्र में कई अहम चीजें सामने आएंगी। साथ ही आपको ये बता दें, ये जो बैठक की गई है, कई पुलिस अफसर इस बैठक में शामिल रहे। तो स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, और इस सत्र में सुरक्षा को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव सहित पुलिस के कई अफसर शामिल हुए थे। 1 मार्च से चमोली जिले के गैरसैंण में उत्तराखंड का ये बजट सत्र शुरू होगा। खबर देहरादून से ही, जहां सीएम हेल्पलाइन सेवा के 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल में 52,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। 2 साल में पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण में कार्यक्रम हुआ है। 2 वर्ष पूरे होने पर केक काटकर अधिकारियों ने खुशी मनाई है। वहीं आपको ये भी बता दें, सीएम के IT सलाहकार रविंद्र दत्त और ITDA के निदेशक अमित सिन्हा शामिल हुए। अब तक 70,000 शिकायतों में से 52,000 निस्तारित हो चुकी है। तो रविंद्र दत्त ने ये जानकारी दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमित सिन्हा ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें ही नहीं बल्कि सुझाव भी आते हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब केक काटकर खुशी यहां मनाई गई है।
2 साल में 52,000 शिकायतें दूर की गई। ई ऑफिस तो एक बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की। पहली हमारी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ई ऑफिस को यहाँ पे लॉन्च किया है। ई ऑफिस में अभी क्या है कि सारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, चाहे सचिव हों चाहे अपर सचिव, उन्हें कंपलसरी मोड पे ई सिस्टम के माध्यम से काम करने को कहा गया है। सबके डिजिटल सिग्नेचर बन चुके हैं और ऐसा कोई विभाग बचा नहीं जो जिस पर शिकायत ये फाइलों पे काम नहीं कर रहा हो। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ई ऑफिस के माध्यम से फाइलों पे अपनी संस्तुति देनी शुरू कर दी है। सर, सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें आई, कितने का निस्तारण हुआ, क्या कुछ अभी? करीब आप ये मान के चलिए करीब हमारे पास 70,000 के आसपास शिकायतों के रूप में दर्ज करी गई। कई बार ऐसे केसेस जैसे कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं उनको हम लोग नहीं लेते, पर जो इनका शिकायत का प्रारूप है 70 के आसपास थी, तो जिसमें आज की डेट में 51,248 शिकायतों का 2 साल के अंदर संतुष्टि के साथ समाधान हो गया है। हेल्पलाइन की हमारी ये दूसरी वर्षगांठ है। 52,000 लगभग हम लोगों ने संतुष्टि इसमें प्राप्त की है शिकायतों का। अगर हम आप देखें तो जो पूरी की पूरी हमारी ये कार्यप्रणाली थी, इसको बहुत जनता ने सराहा है। और इससे जैसे कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि उत्तराखंड में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 112 और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1905, जो कि सारी सुविधाओं, सारी जनता की समस्याओं, जनता के सुझावों के लिए बनी थी। ये बहुत ही अगर आप देखें तो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। और इस पे ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ शिकायत ही करते हैं, बल्कि इस पे कई बार सुझाव भी आते हैं। और हम लोग समय समय पर विभागाध्यक्षों को और सचिव को भी ये चीज़ें भेजा करते हैं जो उनके सुझाव आते हैं, ताकि अपनी कार्यप्रणाली में वो कैसे और भी पहले से अधिक। हरिद्वार से एक खबर, जहां कुंभ मेला प्रशासन का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, मेलाधिकारी दीपक रावत ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। मेले के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, दीपक रावत का ये बयान। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेला शुरू होने से पहले सभी को वैक्सीन लग जाएगी। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम किया गया। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन SOP का पालन करते हुए किया गया है। तो मेले को कोरोना मुक्त रखा जाएगा, इसका खास ख्याल रखना जरूरी बताया गया है मेला अधिकारी की तरफ से। तो कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन का यह आयोजन। देखिए, जो हमारी वर्तमान SOPs आई हैं उसमें ये बहुत क्लियर कट है कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसमें हमारे पुलिस की भी मैन पावर है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और अन्य ऐसे भी जो हमारे कर्मचारी होंगे जो हो सकता है हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, उन सबको भी एक तरीके से वैक्सीनेट होना है। तो इसी क्रम में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है और भी हमारे ऑफिस से लोगों ने कराया है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे तो हमने पोर्टल में इससे पहले एंट्रीज करने से पहले सभी की एक लिस्ट बनाई हुई है, जो भी छूट गए हों वो भी कृपा करके ज़रूर इसमें एंटर कर लें। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। साथ ही उन्होंने कहा कुंभ मेला से पहले सभी अधिकारियों को वैक्सीन लग जाए। बता दें, SOP का पालन करते हुए मेले को कोरोना मुक्त रखा जाएगा, ऐसा मेला अधिकारी दीपक रावत ने ये जानकारी दी है। तो कुंभ मेला प्रशासन इस बात का खास ख्याल रख रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, मेले के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य बताया गया है। मेला शुरू होने के पहले सभी को वैक्सीन लग जाएगी और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में वैक्सीनेशन का ये कार्य आयोजन किया गया। संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुमित, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, ये जो वैक्सीनेशन किया गया किस तरीके की तस्वीरें सामने आई? तो वैक्सीनेशन किया गया। आज मेलाधिकारी दीपक रावत ने भी अपना वैक्सीनेशन कराया है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पर वैक्सीन होनी है। जो फ्रंटलाइन जो वॉरियर हैं उनका वैक्सीन होनी है। और जो महाकुंभ भी है, तो महाकुंभ को लेकर भी तमाम जो है लोगों को जो कुंभ से रिलेटेड लोग हैं उनको भी वैक्सीन की गई। तो आज मेलाधिकारी ने भी यहाँ पर दीपक रावत ने यहाँ वैक्सीन कराया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो डोईवाला से खबर, जहां डोईवाला वासियों को नई सौगात मिली है। डोईवाला वासियों के लिए फ्री
टोल टैक्स हो गया है। बता दें बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। धीरेन्द्र पवार का बयान कि डोईवाला वासियों का खास ख्याल रखा गया है। टोल फ्री होने के बाद जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी है। पहला में टोल बैरियर था, उस पर पिछले कई दिनों से हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो ये मांग कर रहे थे कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को, क्योंकि ग्राम वासी हैं और किसान लोग हैं, तो इनको छूट मिले। इस संदर्भ में हम सब जो संचालक हैं टोल प्लाजा के, उनसे दीपक जी से मिले और दीपक जी से कहा कि हम सब आपसे वार्ता करना चाहते हैं। इस वार्ता के लिए मध्यस्थता करते हुए हमारे बीच में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी आदरणीय धीरेन्द्र पवार जी ने ये संज्ञान लिया और हम सबको, जनप्रतिनिधियों को और जो टोल संचालक है उनको बैठाकर वार्ता करी और इस वार्ता का बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकला है। और मैं आप सबके माध्यम से अपने समस्त स्थानीय क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो भी डोईवाला क्षेत्र के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए जो उनके व्यक्तिगत वाहन है, जो चौपहिया व्यक्तिगत वाहन है, उनको। और वहीं 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें उन्होंने कहा कि तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ता। महंगाई ना बढ़ने को लेकर सरकार ने नियंत्रण किया है। और वहीं ये भी कहा उन्होंने कि पेट्रोल वहीं भराता है जिसके पास गाड़ी हो। कांग्रेस के समय में तेल की कीमतें बढ़ी थी। महंगाई पे लगाम है, विराम है, महंगाई बढ़ी नहीं है। और मोदी जी का भी विजन है कि कोई भूखा न सोए, प्यासा न सोए, सबको रोजी रोटी मिले। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, जो कल इस तरह का कह रहे हैं कि तेल बढ़ा, उनके समय में दाल का भाव क्या था? 150 रुपये तक दाल पहुंची थी। तेल का भाव क्या था? वही 100-150 रुपये तेल थी। चीनी का भाव क्या था? 40 रुपये से ऊपर चीनी थी। आज लोग कंट्रोल में चीनी लेने नहीं जा रहे हैं क्योंकि चीनी सस्ती है। आम दुकान में भी चीनी खरीद के ले आ रहे हैं। तेल का भाव बिल्कुल रुका है, दाल के भाव, ये सारी चीज़, ये आम आदमी को क्या चाहिए? तो उस पर तो असर नहीं पड़ा। बात तब होती कि ये साथ साथ में इनके दाम बढ़ते, इन पे रोक है। अब पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल तो वो होगा जिसके पास पैसा होगा गाड़ी। खबर नैनीताल से, जहां गुलदार के दिखने से इलाके में दहशत का माहौल दिखा है। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र के कई पालतू पशुओं को ये गुलदार अब तक अपना निवाला बना चुका है। तो गुलदार के दिखने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। तो देवभूमि में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ ऑन इंडिया। नमस्कार।